हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मातृत्व की नाज़ी सोच। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो है ये चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर है, नाज़ीवाद एंड हिटलर का उदय। तो ये देखते हैं कि नाज़ीवाद जो कि हिटलर की विचारधारा थी, तो उसमें मातृत्व की क्या मीनिंग मायने रखता था कि कैसा मातृत्व होना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें जो हैं वो बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से भिन्न होती हैं। ये नाज़ी जर्मनी यानी कि जो हिटलर की विचारधारा के लोग थे, उनके जो लोग थे उन्हें क्या बताया जाता था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से भिन्न होती हैं। ठीक है, और उन्हें समझाया जाता था कि औरत और मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष जो है गलत है। यानी कि उन्हें समझाया जाता था कि महिलाएं पुरुष के बराबर जो संघर्ष चल रहा है वो गलत है, क्योंकि महिलाओं का कार्य होता है, जो नाज़ियों की सोच थी कि महिलाएं जो हैं वो बच्चों को जन्म देने के लिए और घर संभालने के लिए, घर के काम करने के लिए उनकी जो है छवि बनी हुई थी, और यही बच्चों को वहाँ के स्कूलों में सिखाया जाता था। ठीक है, तो यह समाज को नष्ट कर देगा। ठीक है, और इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था। तो लड़कों को क्या सिखाया जाता था? लड़ाकू सिखाया जाता कि वो आक्रामक हों, युद्ध में अपना वर्चस्व स्थापित करें, और पुरुषोचित यानी कि पुरुषों के जो भी लक्षण होते हैं, जैसे आक्रामक होना और थोड़ा सा कठोर होना, एंड ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका जो फ़र्ज़ है वो एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था और उनका पालन पोषण करना होता था। तो लड़कियों को क्या सिखाया जाता था कि उनको सिखाया जाता था कि उनका फ़र्ज़ है कि वो एक अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दें और उनका पालन पोषण करें। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने। चूँकि यहूदियों के प्रति जो ये नाज़ी सोच वाले लोग थे, बहुत ही ज़्यादा इनको नफ़रत थी, तो वो ये भी बताते थे कि जो शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म दें और उनका पालन पोषण करें, और नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए, मतलब जो नस्ल है उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए, यहूदियों से दूर रहने के लिए ये भी कहा जाता था कि यहूदियों से दूर रहो। घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी, यानी कि जो आर्य संस्कृति और जो नस्ल थी उसकी ध्वजवाहक कौन था? वो महिलाएं थी। महिलाओं को ऐसा माना जाता था। और एक पार्टी में ये अपने कहता भी है, अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले यहाँ देखते हैं कि 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। ठीक है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं था कि नाज़ी जर्मनी में सारी महिलाओं के साथ में एक जैसा ही व्यवहार हो। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, अवांछित मीन्स जैसे यहूदियों के बच्चों को जन्म देती थी, तो उन्हें दंडित किया जाता था। और जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं भी दी जाती थीं, और दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट भी मिलती थी, और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। ठीक है, तो जो जैसे कि जो नस्ली तौर पर यानी कि जो नाज़ी सोच के जो बच्चे, मतलब जैसा वो सोचते थे उस तरीके के जो बच्चों को जन्म देती थी, ऐसी माताओं को इनाम भी दिए जाते थे और उनको विशेष सुविधाएं भी दी जाती थी अस्पतालों में, और दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट भी मिलती थी, और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। तो ये सारी उनको सुविधाएँ मिलती थी। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का जो है क्या किया, इंतज़ाम भी किया था।
जिस तरह तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का वो दिया जाता था तमगा, मतलब एक शील्ड टाइप का होता था। और 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का, और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। यानी कि जो आर्य मतलब बच्चों को जन्म नहीं देती थी, जो अन्य नस्लों को जन्म देती थी, उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड भी दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके और उनके मुंह पर कालिक पोत कर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। इस तरीके से उनका अपमान किया जाता था और उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस तरीके की जो है अपमानजनक चीज़ें घटित होती थीं। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। जो अन्य नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी तो उनके साथ में ये सब जो है अत्याचार होते थे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रैली में जो है ये न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में जो है औरतों को संबोधित करते हुए यहाँ पर 8 सितंबर 1934 को ये हिटलर ने कहा है, क्या कहा है, तो हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उसके मुख्य धारे में दखल दें। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग है। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती हैं। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध। तो इस तरीके की उसकी जो विचारधारा थी वो मातृत्व को लेके थी। ठीक है, फिर है प्रचार की कला। तो ये जो नात्सी विचारधारा है इसका कैसे प्रचार होता है और किस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, क्योंकि मीडिया और भाषा के माध्यम से ही जो प्रचार प्रसार होता है वो एक बड़े पैमाने पे संभव हो पाता है और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए, यानी कि उन्होंने अपने जो उनकी लाइफ स्टाइल थी, उनके जो तौर तरीके थे, उनको दिखाने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, तो जो नात्सी थे वो जितने भी जो यहूदियों के कत्ल हुए हैं नात्सियों ने किए थे, तो उनके लिए जो उनके अधिकृत दस्तावेज़ थे उसमें हत्या जैसे और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था। और सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में, ठीक है, तो यहूदियों के संदर्भ में क्या कहा गया, अंतिम समाधान शब्द का प्रयोग किया गया, हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। और यूथनेसिया का प्रयोग किसके लिए किया गया, यूथनेसिया का प्रयोग किया गया विकलांगों के लिए। चयन और संक्रमण मुक्त आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। तो मतलब वो ऐसे शब्दों का यूज नहीं करते थे कि वो अपने आप को गलत नहीं दिखाना चाहते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो जैसे कि यहूदियों की जब हत्या होती थी, सामूहिक हत्या को वो विशेष रूप से क्या कहते थे, अंतिम समाधान के तौर पे देखते थे। और जो विकलांग लोगों की हत्याएं हुई उनको यूथनेसिया नाम दे दिया। और चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से क्या किया गया, इनको व्यक्त किया गया। इवैक्यूएशन यानी कि खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। ठीक है, वहाँ पे इनको गैस चैम्बरों में ले जाते थे और फिर वहाँ गैस छोड़ देते थे तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो वो इवैक्यूएशन शब्द का यूज करते थे। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था, उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था।
ठीक है। तो जो गैस चैम्बर होते थे उनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि कितने सहज तरीके से यहाँ पे नामकरण कर दिया जाता है और बिल्कुल हत्या और मौत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है, और जबकि इतने बड़े पैमाने पे हत्याएं होती हैं। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे और उन्हीं से गैस जो है रिलीज़ होती थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में जो 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था कि औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह पता होता है कि अपनी नस्ल को ख़त्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, और क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे, इसीलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। तो ये सारी चीज़ें वो बोलता है और लोगों को प्रभावित भी करता है। फिर शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है और नात्सी विचारों को, और यहीं पे ये जो नात्सीवाद होती है आइडियोलॉजी, ये बहुत ही तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार होता है। और नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों का प्रयोग किया जाता था, फिल्मों का प्रयोग किया जाता था, और रेडियो का प्रयोग किया जाता था, पोस्टरों का प्रयोग किया जाता था, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था, इसलिए कि नात्सी विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार और प्रसार हो सके। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थीं और उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित भी किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, क्योंकि ये लोग जो नात्सी लोग थे ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, सबसे श्रेष्ठ ये अपनी जो प्रजाति थी उसको समझते थे, और बाकी जितनी भी प्रजातियां थीं उनको ये निम्न और जो है बेकार समझते थे। तो ठीक है, तो उन्हें इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें क्या किया जाता था, अपमानित के तौर पे उनको शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जो समाजवादी थी और उदारवादी थे उनको क्या बताया जाता था कि वो कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम भी किया जाता था। तो विदेशी एजेंट किसे कहा जाता था? जो समाजवादी वर्ग के लोग थे और जो उदारवादी थे, ठीक है, तो उनको भी अपमानित किया जाता है, क्योंकि उनको कमज़ोर भी कहा जाता है, पथभ्रष्ट भी कहा जाता है, और विदेशी एजेंट कहकर उनको अपमानित किया जाता है। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफ़रत फैलाने पर जोर दिया जाता है कि इस तरीके से फिल्में बनाई जाती हैं कि यहूदियों को बहुत ही बुरे तरीके से दिखाया जाता है, उनको एक शैतान के रूप में दिखाया जाता है। द इटर्नल ज्यू, जिसको क्या बोलते हैं, अच्छा यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी, ठीक है। तो उस फिल्म का नाम था जिसमें यहूदियों के प्रति नफ़रत फैलाने पर जोर दिया जाता है, तो उसका नाम था, उस मूवी का नाम था द इटर्नल ज्यू, अच्छा यहूदी। इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय जो यहूदियों को ख़ास तरह की छवियों में पेश किया जाता था, उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान चोगा पहने, जो लंबा सा चोगा टाइप का होता उसे पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क ऐसा नहीं करना जो है असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे जब ये हिटलर नहीं था। हिटलर के पहले जो ये यहूदी और जर्मन के लोग थे उनके बीच में कोई ऐसा फ़र्क नहीं था। उन्हें केंचुआ और चूहा, उनको केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। तो और यहूदियों को क्या क्या कहा जाता था? उनको केंचुए और चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों को संबोधित करके उनको अपमानित किया जाता था, यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से उनको अपमानित किया गया फिल्मों के द्वारा, जो टेलीविज़न मतलब के द्वारा और रेडियो के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा। मतलब कोई भी ऐसा मीडियम नहीं था जिसके माध्यम से जो यहूदियों को अपमानित करने से उनको जो कोई रास्ता बचा हो। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी।
नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला हुआ था और उनकी भावनाओं को भड़का कर उनके गुस्से और नफ़रत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया और इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए और पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि नाज़ी जो थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा और बहुत ही श्रेष्ठ प्रजाति का समझते थे। तो वो ऐसा दिखाने का प्रयास करते थे कि जो अपने समाज को आकर्षित करने के लिए वो ऐसा दिखाने का प्रयास करते थे कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं, उनमें ही ये क्षमता है। ठीक है, ये देखिए ये जो है यहूदियों को किस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे यहूदियों पर हमला करता है एक नाज़ी पोस्टर। ये इस तरीके के ये पोस्टर बनाए जाते थे और देखिए ये किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पैसा ही यहूदी का भगवान है, यानी कि यहूदियों को इतना ज़्यादा लालची और स्वार्थी दिखाया गया है और पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। और जबकि ऐसा नाज़ी लोग करते थे और वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक नोटों से भरे बोरे पर न बैठ जाए। तो उसीलिए देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये पैसों से बना हुआ बोरा है और उस पर इनको बिठाया गया है और जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए। तो ये दिखाया गया है नाज़ियों के प्रति, ऐसा दिखाया गया एक पोस्टर में कि वो एक जो यहूदी होते हैं वो बहुत ही लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं और पैसा ही उनके लिए सब कुछ होता है। इस तरीके से उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एक पोस्टर के माध्यम से। फिर यहाँ पे जर्मन किसान, तो ये एक यहाँ पे पोएम टाइप का है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हैं ये याद करनी पड़ेंगी। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार और बाकी आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 अगस्त 1914 को क्या होता है, ये होता है पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1 अगस्त 1914 को क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर 9 नवंबर 1918 को क्या होता है, 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो 9 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, जो कि 1 अगस्त 1914 से 9 नवंबर 1918 तक ये चलता है। ठीक है, फिर 9 नवंबर 1918 में क्या होता है कि वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान कर दिया जाता है, यहाँ पे जो जर्मनी का संविधान होता है। ठीक है, तो 9 नवंबर 1918 को क्या किया जाता है, वाइमर गणराज्य की स्थापना की जाती है, उसके स्थापना का जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे 28 जून 1919 को क्या होता है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है और ये जो फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर जो 28 जून 1919 को क्या हुआ था, तो वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। फिर 30 जनवरी 1933 को क्या होता है, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जो होता है वो जर्मनी का चांसलर बन जाता है और 1 सितंबर 1939 को क्या होता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और उसका मेन रीज़न होता है, ये मेन तो कारण अगर आप देखेंगे तो हिटलर ही था, बट और भी बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि जर्मनी पर जो जबरन जो भी संधियाँ अपमानजनक थोपी जाती हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी जो है पोलैंड में घुस जाता है, कब्जा करने की कोशिश करता है और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, तो 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि 22 जून 1941 को क्या होता है, 22 जून 1941 में जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुस जाती हैं।
तो 22 जून को ये घटना होती है कि सोवियत जो जर्मनी की सेनाएं होती हैं वो सोवियत संघ में प्रवेश कर जाती हैं। एंड 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। तो यहूदियों का जो बड़े पैमाने पे कत्ल होता है जो कि नाज़ी लोग करते हैं, तो ये जो है 23 जून 1941 को होता है। ठीक है। 8 दिसंबर 1941 को क्या होता है, अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, कूद पड़ता है। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल होता है, तो 8 दिसंबर 1941 में। ठीक है। फिर जो है 27 नवंबर 1945 को क्या होता है, 27 जनवरी 1945 में होता है, 27 जनवरी 1945 में सोवियत फ़ौजें ऑशविट्स को मुक्त कराती हैं। ठीक है। तो सोवियत फ़ौजें जो होती हैं वो ऑशविट्स को मुक्त कराती हैं कब, 27 जनवरी 1945 को। और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये सारे फैक्ट देखें तो इसमें से कुछ फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो यहाँ पे वाइमर गणराज्य की जो स्थापना का अनाउंसमेंट होता है, और ये यहाँ पे युद्ध जो समाप्ति होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। और फिर जो हिटलर ये जर्मनी का चांसलर बनता है। फिर जो ये सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा तो लर्न हो जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाला हम सब टॉपिक आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।